Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 4 नवंबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सिंहाचलम टेम्पल को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। लगातार ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहाँ पे साइबर फ्रॉड का डिस्कशन हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो उसी के आधार पर दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आपको सर्ट के बारे में ही पढ़ा चुका हूँ और I4C के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है कि जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ये मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है दैट इज़ I4C, इसको लॉन्च किया गया है ताकि हम अपने देश के अंदर में जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए उसको और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत कर दें, यानी स्पेशली साइबर सुरक्षा के लिए यहाँ पर इसको लेकर आया गया है। तो बताइए दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। और एक बार कोशिश ज़रूर करा करो क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और करंट अफेयर्स के आधार पे इनको तैयार किया गया है। तो पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली आपको इस तरीके के जो सवाल हैं वो भी देखने को मिल जाएं। चलिए आगे आते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले अपने थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा है, बात हो रही है अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बारे में। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, अडानी ग्रुप का एक पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट से बहुत सारी बिजली भेजी जाती है बांग्लादेश में। ये लंबे समय से यहाँ पर बिजली हम बांग्लादेश को दे रहे हैं, शेख हसीना के टाइम से ही। लेकिन दोस्तों करंट समय पर प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश उस बिजली को यूज़ तो कर रहा है लेकिन उसके बदले का जो पेमेंट है वो नहीं चुका रहा है। और आज ये जो पेमेंट है ये लगभग $850 मिलियन का ड्यू हो चुका है। तो एक ह्यूमंगस अमाउंट यहाँ पे आज बांग्लादेश के ऊपर में बकाया है। तो इतना बड़ा अमाउंट अभी अडानी को यहाँ पे देना होगा। तो अडानी ग्रुप ने अभी एक वार्निंग सी दी है और स्पेशली यहाँ पे बोला है, देखो 7 नवंबर ये एक इम्पॉर्टेंट डेट होने वाली है। आने वाले समय पर 7 नवंबर को हमें पता चलेगा कि आखिरकार अडानी ग्रुप आने वाले समय पर बांग्लादेश को बिजली भेजेगा या नहीं भेजेगा। मैं आपको बताऊं इसकी चर्चाएं बहुत लंबे समय से हो रही हैं। कुछ समय पहले ये आर्टिकल मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा। जैसे आप देख पाओगे 9 सितंबर 2024 का यहाँ पर यह आर्टिकल है जहाँ पे गौतम अडानी ने बांग्लादेश को लिखित में यहाँ पर लिखा था और इफ स्पेशली जो मोहम्मद यूनुस है उनसे यहाँ पे बोला था कि भाई आप जो पेमेंट बकाया है प्लीज़ आप वो पेमेंट दीजिए पहले, उसके बाद ही हम बिजली की सप्लाई करेंगे। लेकिन वो पेमेंट तब भी नहीं दिया गया। लास्ट तारीख 31 अक्टूबर रखी गई थी, वो भी तारीख निकल गई। अब दोस्तों यहाँ पे एक नई तारीख 7 नवंबर तक बोला गया है। देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश ये पेमेंट दे पाता है या नहीं दे पाता है। अदरवाइज आज के समय पर सिनेरियो ये हो चुका है कि जो पावर सप्लाई बांग्लादेश में अडानी ग्रुप पहले किया करता था वो आज के समय पर आधी हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। तो करंट समय पर ये पूरी तरह से कट डाउन हो जाएगा क्या, ये भी हमें आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है। बट करंट समय पर गवर्नमेंट का पूरी तरह से सपोर्ट है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय पर गवर्नमेंट भी बीच में आए कि आखिरकार ये अडानी ग्रुप जो है वो इस तरीके से जो सप्लाई है वो रोके ना। जो भी अपडेट होगा वो हमारे सामने सभी को पता चलेगा। लेकिन यहीं पे इसी आर्टिकल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। आखिरकार ये कौन सा पावर प्लांट है जिससे बांग्लादेश में ये बिजली की सप्लाई जाती है।
तो दोस्तों वो है गोद्दा प्रोजेक्ट या गोद्दा पावर प्लांट। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? झारखंड में। स्पेशली मैप अगर देखेंगे तो ये झारखंड है। यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है और इसी प्रोजेक्ट से क्या होता है, सीधा ये बिजली भेजी जाती है बांग्लादेश के अंदर में। आपको मैं बता दूं कि जो ये गोड्डा पावर प्रोजेक्ट है ये हमारे पूरे देश का बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये यूनिक क्यों है? देखो, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट्स आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जितने भी वो पावर प्लांट्स हैं उनका मेन काम क्या है? बिजली को बनाना, और बिजली को बनाने के बाद में वो एक्सपोर्ट भी करते हैं लेकिन अपने देश में सप्लाई भी करते हैं। लेकिन गोदा पावर प्रोजेक्ट में एक खास बात अभी तक ये देखने को मिलती थी कि ये प्रोजेक्ट लगाया गया झारखंड में, लेकिन यहाँ पे 100% जो बिजली बनती थी वो 100 की 100% एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब से बांग्लादेश के अंदर में ये क्राइसिस शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, हमने देखा है किस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे नज़र आते हैं। उसके बाद हमें दिखा ये भी कि अडानी के इस पावर प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हो सकता है आने वाले समय पर। बांग्लादेश अगर यहाँ पर ये बिजली की सप्लाई कट करता है तो ये गोडा पावर प्रोजेक्ट का क्या होगा? इसमें जो कर रहे लोग इतने सारे वर्क हैं उन वर्कर्स का क्या होने वाला है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे थे, जिसको लेकर दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ नियम के अंदर भी बदलाव किया है। आपको याद होगा जो पावर एक्सपोर्ट रूल्स हैं उसके अंदर में कुछ चेंजेस किए गए थे, और वो चेंजेस क्या थे कि गोदा पावर प्रोजेक्ट अभी तक केवल और केवल एक्सपोर्ट करता था। जितना भी बिजली वहाँ पे बनती थी वो 100% एक्सपोर्ट कर देते थे। लेकिन इनको यहाँ पर ये पावर दी कि वो एक्सपोर्ट के साथ साथ जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका भी एक्सेस इनके पास में आ जाएगा, तो अपने देश में भी यहाँ पर ये बिजली की सप्लाई दे सकेंगे, ताकि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये चलता रहे एज इट इज़। जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं स्पेशली यहाँ पर उनकी नौकरी चलती रहे और कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन करंट समय पर सिनेरियोज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ये अमाउंट नहीं चुका पा रहा है। फ़िलहाल के लिए देखेंगे आगे ये कितना अमाउंट देते हैं, नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अडानी की साइड से यहाँ पर ये जो पावर सप्लाई है इसको पूरी तरह से कट कर दिया जाए। लेकिन मैंने जैसा एक वर्ड यूज़ किया है कि ये केवल और केवल अभी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कुछ एग्रीमेंट्स हो सकता है यहाँ पर पेमेंट करने के लिए थोड़ा और समय दे दिया जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, वो थोड़े दिनों बाद ही हमको पता चलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बेसिक सी बातें हैं ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। गोदा प्लांट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ये भारत का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है जिसको स्पेशली तैयार ये इसलिए किया गया था ताकि जितना भी बिजली इसमें बनेगा उसको हम सीधा सीधा एक्सपोर्ट कर देंगे, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोगों ने देखा ये सब कुछ हमने डिस्कशन किया है, इसके प्रॉपर नोट्स रेडी करके आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिए जाते हैं। ऐसे और भी आर्टिकल का डिस्कशन होगा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलता हूँ। एक ऐसा पीडीएफ आपको मिलेगा जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाता है जहाँ पे सभी करंट अफेयर का कंटेंट बहुत ही सिंपल वे में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, यानी करंट अफेयर की आधे से ज़्यादा टेंशन आपकी ख़त्म सी हो जाती है कि भाई नोट्स बनाने हैं, आज मैं नहीं पढ़ पाया न्यूज़पेपर, आज मैंने डिस्कशन नहीं सुना, ऐसी कोई दिक्कत आ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो डेटा है वो ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे अपलोड होता रहता है। समय निकाल के उसको पढ़ लो, वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। कोई पुराना टॉपिक पढ़ना है तो वो भी सर्च कर सकते हैं। इवन इस ग्रुप को आज भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो इस ग्रुप के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको लंबे समय तक तो मिलेंगे, लेकिन अगर आप आज ज्वाइन भी करोगे तो जो पुराने पीडीएफ्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ना ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे, और अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और आज का सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट सा कोट, डेली बेसिस पे एक कोट डिस्कस कर रहे हैं जो एसए और एथिक्स पेपर दोनों में आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन ये एसए एथिक्स के अलावा आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन भी प्रोवाइड करवाता है। तो आज का कोट दोस्तों है वॉल्ट विटमैन का।
ये बोलते हैं कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन एंड शेडोज विल फॉल बिहाइंड। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं वीडियो को पॉज करके इस पर थोड़ा सा सोच विचार करो कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या क्या यहाँ पर इसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बताइए ज़रा फटाफट। अब फिलहाल मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल शेयर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कोट को समझने की शक्ति आपको बनानी पड़ेगी। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है ऐसे में जो पार्ट 1 है ऐसे ही सीधे सीधे कोट लिखे हुए मिलेंगे, कोई सा भी एक चुन के आपने उसके ऊपर में ऐसे लिखना होगा। और डेली मैं आपको बस खाली यही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपका जो यहाँ पर थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होता चले। अब जैसे यहाँ पे बात हो रहा है कि कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन, स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है ब्राइटनेस की तरफ, यहाँ पे हमेशा आगे बढ़ते रहो। पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है ना। और जो आपकी शेडोज़ है, जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके पीछे रह जाएंगी अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ये स्पेशली यहाँ पर फोकस किया गया है, ठीक है। अगर हम ब्राइटर पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर में ध्यान देते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो हमेशा अच्छा सोचता है और उसी अच्छे जो सोच है उसकी प्रति वो काम भी कर रहा है लगातार, उसने गोल सेट कर रखे हैं, वहाँ पे पूरी तरह से कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पर पीछे ही रह जाएगी। मोटिवेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो आपका जो अटेंशन है आपका गोल पे रहना चाहिए। आपका अटेंशन जो आपने लाइफ में बड़े बड़े यहाँ पर डिसीजंस लेने हैं उसके ऊपर में रहना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कब मिल पाएंगी, जब आप एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे। और ये जब पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा और आपका विल पावर बिल्ड हो जाएगा उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, तो लाइफ में कितने ही ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो आप आराम से यहाँ पे उनको क्लियर कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके कह सकते हैं लाइफ में मेंटल क्लैरिटी आएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी जो चीज़ होती है ना, जब आप अच्छा ही सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा ही होगा, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिविटी आपके बॉडी में नहीं है, तो इससे एक मेंटल क्लैरिटी क्रिएट होती है। आप अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। और आपने सुना होगा जैसे जैसे हम सोच रहे होते हैं और रेगुलर जो चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं वो हमारे साथ में होने भी लगता है। तो हम नेगेटिविटी को सोच में क्यों लेकर आएँ, जब यहाँ पर हमें सोचना ही है, अपने हिसाब से ही दिमाग को कंट्रोल करना है, तो हम अच्छा क्यों नहीं सोच सकते, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम इस पूरे कोट का एक कंक्लूजन निकालें तो लाइफ के जर्नी को ये डिनोट करता है। ये जो कोट है ये जोर देता है कि जो लाइफ है वो एक जर्नी है, लेकिन हमें फोकस करना होगा ओनली एंड ओनली ऑन दी पॉजिटिविटी, और जितने भी नेगेटिव चैलेंजेस होंगे वो अपने आप ही हमसे दूर भागेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं आज के अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। आज का द हिंदू अखबार ओपन करेंगे आप तो बहुत काम के आर्टिकल्स हैं। जैसे ये टॉपिक है जिसको बहुत सारे लोग मिस करने वाले हैं, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल मिस मत करना, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये टॉपिक आज के अखबार में पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है ना। तो इलेक्शन को लेकर भी कुछ आर्टिकल प्रेजेंट है, वहीं पर ऊपर की साइड में कोने में ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या बात हो रही है, तो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो है अभी होने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वहाँ के जो कांग्रेस लीडर हैं नाना पटोले, तो इन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है और लेटर में इन्होंने डिमांड किया है कि जो इंडिया है उसको कॉटन का इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप मैटर समझ रहे हैं। देखो होता यहाँ पर यह है कि जब हम लोग बात करते हैं कॉटन की यानी कि कपास की, तो कॉटन का उपयोग कई सारी जगहों पे होता है। सबसे पहली बात, कॉटन का यूज़ हम लोग कपड़ा बनाने के लिए करते हैं और भी कई सारी जगह पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता, भाई कॉटन प्रोडक्शन के मामले में हम वन ऑफ द टॉप कंट्री के कैटेगरी में आते हैं, है ना। महाराष्ट्र अकेला बहुत सारा कॉटन प्रोड्यूस कर लेता है। तो यहाँ पे इन कांग्रेस लीडर ने गवर्नमेंट से बोला है कि आपके देश में जब कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है तो आप बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करते हैं वहाँ से तो हमारा खुद का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो हिट हो रहा है। बाहर से सस्ता इंपोर्ट आ रहा है, जिस चक्कर में डोमेस्टिक मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि जब हम लोग बात करते हैं स्पेशली महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ऑलरेडी यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा है हमारे पूरे देश के अंदर में कॉटन प्रोडक्शन के मामले में। लगभग 40 लाख से ज़्यादा जो फार्मर्स है वो इसी कॉटन की खेती कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स हमारी इंडस्ट्री को ही होगी। तो इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट क्या करे, कॉटन के इंपोर्ट्स के ऊपर में प्रॉपर तरीके से तुरंत बैन लगा दे, है ना, ताकि हम अपने देश के जो प्राइसेस है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकें, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। बस ये बात इनके माध्यम से यहाँ पर बोली जा रही है। लेकिन आपको पता है इसी छोटे से आर्टिकल का एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण रोल हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कॉटन इंडस्ट्री की। तो यही सिमिलर टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 1 जो हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है वहाँ से कवर होगा। उसके अलावा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से एक एस्पेक्ट निकल के आएगा। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी में भी आपको ये हेल्प करेगा। किस तरीके से, आइए मैं आपको बताता हूँ। जब हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे कॉटन के बारे में, तो ये 5 पॉइंट्स हमें टैकल करने होंगे दोस्तों। अब ये 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हमें ये पता करना होगा भारत में कॉटन प्रोडक्शन किस लेवल पर हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे हमें पता होना करना होगा कि भाई जो ये कॉटन है इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसी कंडीशंस हमको रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी मिट्टी चाहिए होती है। तीसरा, पता होना चाहिए कि भाई कॉटन की कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो करंट समय पर ग्रो की जाती हैं। पांचवा, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कारण हैं करंट समय पर जिसकी वजह से जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है इसमें एक समय पर बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब लगातार यहाँ पर ये इंडस्ट्री डाउनफॉल में देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद कुछ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे कॉटन सेक्टर से संबंधित है, वो क्या हैं, ये सब बातें अभी तुरंत हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे देश में जो कॉटन प्रोडक्शन है वो किस स्तर पर है। अब ये जो पॉइंट मैंने बोला है, इससे भी ज़्यादा पहला एक और पॉइंट आता है कि आखिरकार ये जो कॉटन है इसका इम्पोर्टेंस हमारे भारत के लिए क्या है। जैसे मैंने बोला, कॉटन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप है जिससे बहुत सारा पैसा हम अर्न करते हैं। और आज दुनिया भर में जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है, जितना भी इस कह सकते हैं कि कपास का उत्पादन होता है, इसका 25% प्रोडक्शन केवल भारत कर रहा है। और इस वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इकॉनमी जनरेट करता है, तो हमारे देश के लिए इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब कॉटन होता है वाइट कलर का, तो इस वजह से कई बार हम इसको वाइट गोल्ड का नाम भी दे देते हैं, कई बार इसको ऐसा टर्म कर दिया जाता है। अब भारत में अगर देखेंगे तो 67% के आसपास जो इंडिया का कॉटन है वो स्पेशली जो बरसात वाले रीजन्स है वहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी 33% कॉटन उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे प्रॉपर सिंचाई की ज़रूरत होती है, इरिगेशन करने के बाद में उसको ग्रो किया जाता है। नाउ अब ग्रो करने के लिए कंडीशन कैसे चाहिए? देखिए, अगर आपको कॉटन की खेती करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए, उसके अलावा उसमें थोड़ा सा नमी वगैरह प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की है वो ज़्यादा मैटर करता है। अब दोस्तों यहाँ पर मिट्टी में अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार की होती हैं। एक आपका एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा जो हमारे स्पेशली नदर्न रीजन्स में पाया जाता है। फिर सेंट्रल रीजन में आपका जो ब्लैक सॉइल है वो देखने को मिल जाता है। फिर सदर्न रीजन में आपका मिक्स ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल देखने को मिल जाता है। अगर इस तरीके की मिट्टी इन अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट है तो वो बेस्ट सूटेबल जगह है कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी मैं एक मैप दिखाता हूँ, इससे आपको और बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जितने भी रीजन्स हैं इनको अलग अलग मार्क किया है, लेकिन मार्क करते वक्त एक इंडिकेशन दिया गया है इस वाले पॉइंट में। क्या इंडिकेशन दिया गया है? जो आपके जितने भी हरे कलर के रीजन्स दिख रहे हैं ये ऊपर वाले, ये क्या है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स हैं। बाकी ये वाला जो यहाँ पर आपको लाइट ग्रीन कलर के दिख रहा है ये आपका एलुवियल रीजन है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो कॉटन एक तो आपका जो हमारा नॉर्थ इंडिया है स्पेशली इस वाले रीजन में ग्रो होता है। फिर उसके बाद आपका रेड एंड येलो वाला पोर्शन ये वाला देखने को मिलेगा। तो हम देख पा रहे थे कि सदर्न वाले रीजन में जो रेड सॉइल है स्पेशली इस वाले रीजन में यहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है। फिर ब्लैक सॉइल आपकी इस पूरे पोर्शन में पाई जाती है ना। तो सेंट्रल रीजन में आपको ये पोर्शन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कॉटन ग्रो किया जाता है। समझ गए? तो ये सॉइल्स का स्ट्रक्चर है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हैं। जब बात आती है एलुवियल सॉइल के बारे में तो ज़्यादातर ये जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडिया में प्रेजेंट है, यानी लगभग 43% का कवरेज एलुवियल सॉइल का है। उसके बाद रेड सॉइल आपको देखने को मिल जाती है, जो लो रेनफॉल एरियाज़ है वहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। फिर ऐसे यहाँ पे ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैलिन सॉइल, सबके यहाँ पर स्पेसिफिक फीचर्स बता दिए गए हैं। आप आराम से यहाँ पर इसको रीड कर लेना। मैं क्या करूँगा, मैं भी आपको बस कल रीड करके बता दूंगा, है ना। बट जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में कवर कर ली हैं। चलिए आगे आते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे कॉटन के कल्टीवेशन के बारे में, कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये बताओ कॉटन की स्पीशीज़ कितनी हैं? ध्यान रखिएगा, कॉटन की आपको इस तरीके से 4 प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ये चारों की चारों स्पीशीज़ ग्रो की जाती हैं। जैसे अगर हम देखेंगे गॉसिपियम आर्बोरियम एक स्पीशी ये हो गई, उसके अलावा हर्बेशियम हो गया, है ना। दो ये जो गॉसिपियम आर्बेरियम है और हर्बेशियम है दोनों की दोनों एशियन कॉटन है जो एशिया में ग्रो की जाती है। बाकी जो जी बारबाडेंस वाली है ये इजिप्ट में ग्रो की जाती है और जो जी हिरसेटम है ये अमेरिकन अपलैंड कॉटन है, ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, तो ये 4 स्पीशीज़ हैं। ऊपर की 2 एशियन कॉटन है, बाकी यहाँ पर इजिप्शियन और अमेरिकन कॉटन है। ठीक है, अब इंडिया में जो यहाँ पर कॉटन ग्रो करते हैं वो कौन कौन से रीजन में ग्रो करते हैं? सबसे पहले आपका नदर्न जोन में ग्रो किया जाता है। अब जब बात करते हैं नदर्न जोन की, तो आपका इसमें कौन कौन सा रीजन आ जाता है? नदर्न जोन में हमारा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पंजाब। ठीक है, पंजाब के साथ साथ यहाँ पर हरियाणा हो गया और उसके बाद यहाँ पर हो गया राजस्थान। तो ये 3 स्टेट्स हैं नदर्न रीजन में जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है। उसके अलावा मिडिल रीजन में जब हम लोग बात करेंगे तो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और इधर मध्य प्रदेश हो गया। इस वाले सेक्शंस में यहाँ पर भी कॉटन ग्रो किया जाता है। फिर साउथ वाले सेक्शन में बात करेंगे तो साउथ वाले सेक्शन का मैप यहाँ पर अच्छा है। आप देखेंगे कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसमें एक और जोड़ लेना तमिलनाडु, वो अपडेटेड नहीं है बट इसको अपडेट कर लेना, तमिलनाडु भी है। तो 4 स्टेट्स आपके ये निचले वाले हिस्से हो गए। ये वो पर्टिकुलर रीजन्स है जहाँ पर कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। इवन ये अगर आप डेटा ये वाला लेकर चलोगे तो 2022-23 में भी ये 10 राज्य वो हैं, सॉरी ये 10 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास को प्रोड्यूस किया गया है। बाकी यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन के बारे में ये बेसिक फैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। नदर्न जोन, सेंट्रल जोन, सदर्न जोन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये मैप मैंने आपको दिखा दिया। इसमें तमिलनाडु के ऊपर भी मार्किंग की गई है कि यहाँ पे भी कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, ये यहाँ पर आपका सेंट्रल सदर्न जोन हो गया। अब बात आती है इंपॉर्टेंस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। जब बात करते हैं हम लोग कपास की, कॉटन की, तो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये कॉटन पूरा का पूरा प्लांट काफ़ी उपयोग में लिया जा सकता है। इसमें सबसे पहले होता है फाइबर, वही सफ़ेद कलर का ऊपर की जो रुई होती है वो आपकी फाइबर होती है। वाइट फ्लफी फाइबर जो होता है इसको हम लिंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LINT, लिंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि ये जो कॉटन है इसमें सबसे पहले 36% रॉ अनगिंड कॉटन होता है। अनगिंड वर्ड यूज़ किया गया है। एक होता है गिनिंग और एक होता है अनगिंड। गिनिंग मतलब क्या होता है? गिनिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इस सीड में से कॉटन को अलग कर देते हैं, है ना। क्योंकि कॉटन में आपका बीज भी बच रहा है। ये फोटो देखो, इसमें आप समझ पाओगे, ये बीज भी मिल रहा है, कॉटन का ऊपर का वाइट कलर का फ्लफी पोर्शन भी मिलता है और बहुत सारा वेस्ट भी मिलता है। तो इस बीज को और फ्लफी पोर्शन को दोनों को अलग करना, यानी कि जो हमारा सीड है और वेस्ट है इन सबको सेपरेट कर देना, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। तो गिनिंग अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कॉटन का जो लेंथ है उसको बाकी सारे पोर्शन से, सीड वगैरह से सेपरेट करते हैं। ठीक है, जिससे हमें कॉटन प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, वो इसी गिनिंग प्रोसेस से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो कॉटन सीड होती है, ब्लैक कलर की जो सीड मैंने आपको दिखाई थी, इसमें 13% के आसपास ऑयल भी प्रेजेंट होता है और उस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, है ना, या कुछ फ्राई वगैरह किया जाए, वही पकाने के लिए यहाँ पर उस ऑयल का यूज़ होता है। बाकी यहाँ पर थोड़ा जो वेस्ट बचता है उससे थोड़ा केक वगैरह बना जाता है। 85% जो सीड जिसके अंदर में प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन रिच चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसका यूज़ हम लाइव स्टॉक के लिए करते हैं। गाय भैंसों के लिए यहाँ पर एज अ चारा इस्तेमाल किया जाता है। पोल्ट्री के लिए यहाँ पर एज अ चारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यहाँ पर अपने लाइव स्टॉक को भी आराम से हम रेयर कर सकते हैं, आगे पाल सकते हैं। नाउ उसके बाद एक और पॉइंट था कि आज हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री है भारत का, इसमें तेज़ी से एक हमने राइज भी देखा और फिर उसके बाद में एक डिक्लाइन भी देखने को मिला, क्योंकि जो प्रोडक्शन है धीरे से बढ़ा भी है और घटा भी है। बड़ा कब था? तो वो समय था साल 2001 से लेकर 2013-14 के बीच में। ये वो पूरा साल था जहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। लेकिन दोस्तों, ये प्रोडक्शन के पीछे एक और रीज़न था। हम लोगों ने एक नया कॉटन का वैरायटी अपना लिया था जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। आपने बीटी कॉटन का वर्ड सुना होगा। बीटी कॉटन क्या है? यह है बैसिलस थुरिंजिनेसिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने वाला कॉटन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग करना या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना। हमने कॉटन लिया, उसके जो जीन है उसके अंदर में कुछ बदलाव कर दिए, मॉडिफिकेशंस कर दिए। अब बदलाव करने के बाद में एक नया प्रकार का कॉटन हमको मिल गया जिसको नाम दिया गया बीटी कॉटन। अब ये बीटी कॉटन काफ़ी अच्छा साबित होता है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप कॉटन देखेंगे तो हमने एक समय पर बहुत तेज़ी से ग्रो किया था, लेकिन वही कॉटन फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे करके कम भी हुआ। लेकिन जब हमने बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया तभी यहाँ पर कॉटन की फसल रुक पाई। तो कहोगे इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि अगर आप नॉर्मल कॉटन उगा रहे थे तो नॉर्मल कॉटन में लग जाते थे कीड़े, जिसको बोलते हैं पिंक बोलवर्म। ठीक है, ये वाला कीड़ा आप देख पाओगे, ये है पिंक बोलवर्म। अब ये लग जाते थे और फसल कॉटन की खा जाते थे। इससे बहुत सारे स्टेट्स को बड़ा बड़ा नुकसान भी हुआ है दोस्तों। तो हुआ क्या?
इन्हीं पिंक बॉलवर्म से बचने के लिए हमने कॉटन के अंदर में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर दिया, है ना। उसके जो जीन है उसके अंदर में कुछ बदलाव कर दिए, और बदलाव करने के बाद में हमको नया प्रकार का कॉटन मिला जिसको नाम दिया गया बीटी कॉटन। अब ये बीटी कॉटन में ऐसी शक्ति है कि ये कहीं ना कहीं पिंक बोलवॉर्म जो है, जितने भी कीड़े हैं दोस्तों, ये इस कॉटन का नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इस फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे कैसा भी सिनेरियो रहे, फसल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आप देख पाएंगे कॉटन प्रोडक्शन इस तरीके से बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से लगातार वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया, फिर पिछले कुछ समय पर फिर से डिक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है। तो क्यों गिरावट हुई, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पिंक बोलवर्म नाम का कीड़ा जो है इसने बड़े मात्रा में अटैक किया था। लेकिन हमने फिर ऐसा बीटी कॉटन बना दिया जिससे यहाँ पर अब कॉटन में इस कीड़े से कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम इतिहास भी देखें तो दोस्तों वो समय था साल 2014 का। 2014 में गुजरात में एक भारी मात्रा में इस पिंक बोलवर्म का अटैक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ इस कपास की खेती में। वही सिमिलर सिनेरियो 2015 में आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, देन उसके बाद में महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। ठीक है, इवन 2021 में पंजाब हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही केसेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। लेकिन इन सब चिंताओं के अलावा भी और भी कई सारे प्रकार के इश्यूज़ हैं दोस्तों जो हमारे कॉटन सेक्टर से एसोसिएटेड हैं। जैसे सबसे बड़ा यहाँ पर इशू क्या है कि आज के समय पर इतना ज़्यादा अच्छा इरिगेशन सिस्टम हमारे पास में नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉटन को कई सारी जगह पे आज हम जो लगा रहे हैं उनमें से कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सिंचाई की, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारे पास में इरिगेशन का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो कॉटन है ये अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या हमारे यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लगातार डाउन हो रही है, मिट्टी का उपजाऊपना ख़त्म हुआ है, तो इससे यहाँ पर अगेन कॉटन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा। या वेदर पैटर्न्स लगातार चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना। बारिश का कुछ अता पता नहीं है, या कभी बारिश बहुत एक्सेसिव हो रहा है, हो जा रही है, बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो उसकी वजह से भी फसल के ऊपर में नुकसान पहुँचता है। तो पहला तो यहाँ पर इम्पैक्ट ये पड़ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट है दोस्तों स्मॉल होल्डर डोमिनेंस। जो मेजोरिटी ऑफ मात्रा में कॉटन फार्मिंग है इंडिया में, वो यहाँ पे छोटे फार्मर्स ही दोस्तों लेकर चलते हैं। जो हमारे छोटे किसान हैं वो वही सबसे ज़्यादा कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। अब उन बेचारों के पास में ज़्यादा अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिस चक्कर में वो जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम कर पाते हैं। अब नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स नहीं है, जिससे यहाँ पर क्या है, उनका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, मेहनत भी ज़्यादा लग रही है, तो वो इतना अच्छा जो कह सकते हैं अमाउंट है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। फिर अमाउंट इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनको अच्छा मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाता है। बहुत सारे कॉटन ग्रोवर्स भारत में ऐसे हैं जो लंबे समय से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मार्केट तक पहुंचने में, मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो कहाँ बेचेंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और क्योंकि हमने पूरा का पूरा कॉटन सेक्टर भारत का डिस्कस कर लिया, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है क्या नहीं, हर एक बात हमने डिस्कस कर ली, कोई भी क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा। लेकिन लास्ट में एक छोटी सी चीज़ बचती है जिसको हम छोड़ के निकलने वाले थे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। वो क्या है, CCI। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। एक CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करने का काम करता है। ये है आपका कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो स्पेशली कॉटन इंडस्ट्री को ग्रो करने का वर्क कर रहा है। ये जो बॉडी है दोस्तों, इसको 1970 के अंदर बनाया गया, और इसका मेन पर्पज़ क्या है, जो भी यहाँ पे कॉटन का मार्केट है या इंडस्ट्री है हमारे देश के अंदर में, इसको ग्रो करना, ये इसका मेन पर्पज़ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नवी मुंबई के अंदर में, ये ध्यान में रखिएगा। और बाकी इन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना रखा है, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जगह जगह पे कैंपस भी बना रखे हैं, ठीक है। और इनका एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है, जो कि कॉटन के ऊपर में बहुत सारी नई नई रिसर्चेस करता है ताकि हम कैसे इस सेक्टर में और ग्रो कर सकते हैं। दैट्स इट। इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। आर्टिकल पढ़ा, इतनी इन्फॉर्मेशन अलग से पढ़ लेना। कहोगे ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हुए आपको नजर आएंगे। इसको थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, एनालिसिस में कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में। अभी आप रिवाइज करोगे तो कुछ चंद मिनटों में आप यहाँ पे इसको कवर कर लोगे। चलिए, अब पहले बात यहाँ पे देखिए कि मान लो यहाँ से कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में तो कैसा आएगा। तो एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सवाल एक ऐसा बन सकता है कि भाई जो प्रोसेस ऑफ गिनिंग है कॉटन प्रोडक्शन के अंदर में, वो किस चीज़ को रेफ़र करता है। कॉटन में जो हम गिनिंग का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है। क्या गिनिंग का मतलब है कॉटन बॉल्स को हार्वेस्ट करना,
है ना, फसल की कटाई करना, या फिर कॉटन फाइबर को सीड से अलग करना, या फिर कॉटन को यहाँ पर स्पिन करना यार्न में, या फिर कॉटन को यहाँ पर इसकी बुनाई करना फैब्रिक में। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई गिनिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे कॉटन के फाइबर को उसके बीज से अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये सही हो गया, सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। इसी को हम लोग बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और आपको बताऊंगा भी ये क्वेश्चन आपने लिखना कैसे है। सवाल यह है कि डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी। आपको ये बताना है सबसे पहले कि जो कॉटन फार्मिंग सेक्टर है भारत में, ये कितनी प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहा है वो बताइए। फिर उसके बाद कुछ तरीके सुझाइए कि जैसे हम किस किस भाव से हम इसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं वो बताना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। एक बार मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट अच्छे से पढ़कर एक सुंदर सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय सुझाएं। ठीक है, आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से एक बात और सुनो, जब आप इस ग्रुप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो के लिंक वगैरह मिलेंगे। उस वीडियो के लिंक के नीचे कॉमेंट लिखा होगा, उसी कमेंट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना। जैसे आप टैप करोगे आपका एक नया ग्रुप ओपन हो जाएगा। उसी नए वाले ग्रुप में ही आपको ज्वाइन होना है, वहीं पे अपने आंसर्स वगैरह सबमिट करने हैं। और आंसर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता पाओगे कि यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए। लेकिन सवाल यह है कि सर इसको लिखना कैसे है? यार मैं बताना भूल गया, पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाता है तो स्टेप्स क्या होने चाहिए मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। अब इंट्रोडक्शन हेडिंग मत डालना, बट यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉटन फार्मिंग है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अगर आप ये सवाल लिखने बैठते तो सीधा क्या करते, कॉटन फार्मिंग सेक्टर में ये चैलेंजेस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे लिखना शुरू कर देते, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं करना है। पहले यहाँ पे जब चैलेंजेस पूछा है तो चैलेंजेस बताने से पहले कि भाई इसमें चुनौतियाँ क्या हैं उससे बताने से पहले आपको ये भी बताना होगा 2-4 लाइनों में इसका महत्व क्या है। तभी तो चुनौतियाँ मैटर करेंगी। अगर महत्व नहीं होगा तो चैलेंजेस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो पहले कॉटन फार्मिंग सेक्टर का इंपॉर्टेंस 2-3 लाइनों में बता देना कि हाँ भाई कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली ये वैल्यूएबल है हमारे लिए। फिर चैलेंजेस की जब बात करेंगे तो इसमें आप बता सकते हैं क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू है। उसके बाद पिंक बोलवॉर्म का मैंने बताया, कीड़े का इशू आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास में इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी है। मार्केट में बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, है ना। मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पाता है फार्मर्स को, ये एक बड़ा इशू है। तो ऐसे आपने चैलेंजेस लिख देने हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको एक और पार्ट दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने अभी पहले ही पार्ट टैकल किया है। फिर आपसे पूछा गया है कि भैया कुछ तरीके और भी सुझाइए जिससे हम प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या तरीके हो सकते हैं? आपको तरीके सुझाने होंगे कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अपनाना होगा, और जो कीड़े मारने वाला यहाँ पर बेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट है वो करना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, मार्केट एक्सेस को अपना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर क्या है इसी के यहाँ पर ये उपाय हो सकते हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप बीटी कॉटन का। फिर लास्ट में कंक्लूजन आप यहाँ पर लिख पाएंगे इस तरीके से, एक हॉलिस्टिक अप्रोच बता सकते हैं कि भाई किस अप्रोच की ज़रूरत है हमें, कैसे हम कॉटन फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आंसर लिखना है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो मैं आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आर्टिकल के साथ मेंस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से सवाल बन सकता है, हर एक पॉसिबिलिटी बना के चल रहा हूँ। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट खबर आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाती है, वो है ये वाली। अब ये बहुत ज़्यादा काम की है। हुआ यह है कि पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो न्यू दिल्ली में शुरू होने वाला है कल से। अब ये जो समिट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई देखो, बुद्धिज़्म वाला जो टॉपिक है ना, ये यूपीएससी का फेवरेट है। चाहे वो जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का ना। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ज़रा पहले आर्टिकल को ये सुन लीजिए। हुआ एग्जैक्टली ये है कि भारत सरकार आज के समय पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंसंट्रेशन के साथ में कोलैबोरेशन कर रही है,
और ये कोलैबोरेशन करने के बाद में पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट को यहाँ पे रखा गया है। और ये जो समिट पूरा सम्मेलन होने वाला है ये कल होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर में। ये जो समिट है इसका थीम क्या होगा? इसका थीम होगा रोल ऑफ बुद्धा धम इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। एशिया को मजबूत करने के लिए गौतम बुद्ध का क्या रोल है उसके ऊपर में यहाँ पर एक स्पेशल फोकस रखा गया है। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में तो वो टीचिंग्स ने हमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो ये 2 दिन का पूरा समिट जो है इसका इनॉग्रेशन जो भी पूरा उद्घाटन होने वाला है वो हमारी प्रेसिडेंट करने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये कल से शुरू होगा तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब इस पूरे समिट के अंदर में इस सम्मेलन में जितने भी यहाँ पर बुद्धिस्ट संघ लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, अलग अलग जगह से पूरे एशिया से वो सब साथ में आने वाले हैं। सब मिलकर आपस में डिस्कशंस करने वाले हैं, सब आपस में मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाले हैं, हार्मनी को प्रमोट करने वाले हैं। समझ गए? तो ये यहाँ पर हमारा आर्टिकल हुआ। लेकिन इस आर्टिकल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा और मेंस का सवाल भी आपको दूंगा, तो आपने अटेम्प्ट करना है, आराम से कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में या फिर यहाँ पे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में, तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को पढ़ने से पहले हमें बुद्धिज़्म पढ़ना होगा। बुद्धिज़्म यहाँ पर एक ऐसा रिलीजियस मूवमेंट है जिसकी शुरुआत यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने की थी लगभग 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी BC के समय पर। अब जो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी हैं वही यहाँ पर सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, एक रॉयल प्रिंस हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ के निकले अपनी कई सारी समस्याओं का एक हल निकालने के लिए। कई सारी समस्याएं जैसे कि भाई यहाँ पर जो इंसान है वो कितनी सारी सफरिंग से झेल रहा है, इंसान की मृत्यु को लेकर यहाँ पर एक प्रश्न उनके दिमाग में है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को लेकर है, मोक्ष की प्राप्ति को लेकर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन सब का आंसर ढूंढने के लिए यहाँ पर वो निकल पड़े अपने घर को त्याग कर, जबकि वो एक रॉयल प्रिंस हुआ करते थे। और दोस्तों यहाँ पर जब इनको यहाँ पर ये प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट होता है, एनलाइटमेंट को अटेन करने के बाद में ये बुद्धा बनते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर इनके लाइफ टीचिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई हैं गौतम बुद्ध ने कि हमें ये चीज़ों को अपनाकर चलना चाहिए अगर हमें मोक्ष के रास्ते पे चलना है। अभी मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ज़रा वो पता होने चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स क्या है? गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ? नेपाल के अंदर लुम्बिनी नाम की जगह में हुआ, लगभग 563 BC के समय पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बात होती है निर्वाण की। निर्वाण आपने वर्ड सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? जितनी डिज़ायर से जो चाह है उसको त्याग देना। उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने काम किया। अलग अलग जगहों पे यहाँ पर दोस्तों वो गए, है ना, तो वो जगह इनके लिए जानी जाती है। अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो जब बात करते हैं हम लोग गौतम बुद्ध जी के टीचिंग्स के बारे में, तो इसमें दोस्तों 4 नोबल ट्रुथ हैं और 8 फोल्ड पाथ हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है त्रिरत्ना। लेकिन जब हम 4 नोबल ट्रुथ की बात करते हैं तो वो नोबल ट्रुथ क्या है, वो 4 सच्चाई क्या है? आज दुनिया दुखों से भरी हुई है। दूसरा, उस दुख के पीछे का कारण है सारा का सारा डिज़ायर, हमारी चाह। आज हमें जो भी मिल पा रहा है कम ही कम है, जो भी है अब चाहते हैं यार इससे ज़्यादा हो जाए, इससे और ज़्यादा हो जाए, इससे और ज़्यादा हो जाए। तो ये जो डिज़ायर है दोस्तों ये इंसान के दुख का कारण बन रही है। जो ये सौरो है, ये जो दुख है, इसको कैसे जीता जा सकता है? अपनी इस चाह को रोक कर, अपने इस चाह पर जीत हासिल करके, डिज़ायर्स को कंट्रोल करके, है ना। और डिज़ायर्स कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं? इन 8 फोल्ड पाथ से कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिसको यहाँ पे बोला गया है अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ पर वो 8 फोल्ड पाथ क्या है दोस्तों? राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझना, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट थॉट एंड राइट सेल्फ कंसंट्रेशन। इन 8 चीज़ों पे यहाँ पे हमें फोकस करना होगा अगर हमें इन सारे 4 नोबल ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ना है तो, या डिज़ायर्स के ऊपर में कह सकते हैं एक विजय की प्राप्ति करनी है तो। अब दोस्तों यहाँ पर ये 8 के 8 फोल्ड पाथ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो 8 फोल्ड पाथ याद रखने का एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसको याद रखिएगा कैसे? राइट ईविल स्कैम, ठीक है। राइट सबके आगे लिख रहा है ये तो आपको पता है, लेकिन ईविल स्कैम से यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। अब ईविल स्कैम यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एक सेकंड रुको, यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ भी हैं।
ई से आपका यहाँ पर हो गया एफर्ट, है ना। उसके अलावा वी से हो गया आपका व्यू, आई से हो गया यहाँ पर इंटेंशन, एल से हो गया लाइवलीहुड, फिर एस से हो गया स्पीच, एस से हो गया कंसंट्रेशन, ए से हो गया एक्शन, एम से हो गया माइंडफुलनेस। बस याद रखने के लिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। इतना यहाँ पे ध्यान में रखना है। टीचिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन जब भी हम बुद्धिज़्म पढ़ते हैं तो आपको पता होगा बुद्धिज़्म में अलग अलग स्कूल्स हैं। आपने हिनायन बुद्धिज़्म का नाम सुना होगा, महायान बुद्धिज़्म का नाम सुना होगा, तो वो अलग अलग स्कूल्स हैं। ध्यान रखिए, इस तरीके के यहाँ पर आपको 4 स्कूल्स देखने को मिलेंगे: हिनायन बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म और वज्रायन बुद्धिज़्म। अब यहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है। जैसे हिनायन बुद्धिज़्म में कोई आइडल वर्शिप नहीं होती है। एम क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण क्या है? जो डिज़ायर्स हैं, जो चाह है, इसको ख़त्म करना। यहाँ पे पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जो यहाँ पे जितने भी मॉन्क्स होते हैं हिनायन बुद्धिज़्म में, उनको यहाँ पे अरहत बोला जाता है। वैसे दोस्तों महायान बुद्धिज़्म की बात करेंगे तो एक लिबरल स्कूल है। यहाँ पर आइडल वर्शिप होती है, मूर्ति पूजन भी होता है। यहाँ पे बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। यहाँ पे एम क्या है? स्पिरिचुअल को और ज़्यादा आगे बढ़ाना, है ना, परफेक्शंस की तरफ आगे बढ़ना। यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ होता है। ऐसे ही थेरावाड़ा बुद्धिज़्म है, लेकिन थेरावाड़ा बुद्धिज़्म जो है ये हिनायन से रिलेटेड है, ऊपर वाले से ध्यान में रखिएगा। और जो आपका नीचे वज्रायन वाला बुद्धिज़्म है ये महायान से रिलेटेड है, ठीक है। लगभग थोड़ा थोड़ा सिमिलर जो सिनेरियोज जो हैं वो आपको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये स्कूल्स के बारे में पता चल गया है। फिर आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो यहाँ पे गौतम बुद्धा ने विजिट किए हैं। उन सब जगह के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कपिलवस्तु है, राजगृह है, गया, बोध गया, सारनाथ, कौसंबी, श्रवस्ती, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, ये चंपापुरी, ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे अलग अलग प्राप्ति की, अपनी टीचिंग्स दी हैं, है ना। फिर कहीं पे यहाँ पे उनकी मृत्यु भी हुई है, तो उस चीज़ को लेकर ये पूरा का पूरा जो डिटेल है वो देखने को मिलेगा। मैं बस खाली यहाँ पे आपको अभी के समय पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा 1 घंटे से ऊपर का टॉपिक है अगर आप डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बस खाली मैं थोड़ा कनेक्शन बैठा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जब आप कुछ और चीज़ें पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे लगे दोबारा, जब मतलब आप नए भी होंगे ना पढ़ने जाओगे तो एक आइडिया होगा, तो आराम से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ रहे हो ना इस बात को? चलिए अब आगे आते हैं। उसके अलावा दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं बुद्धिस्ट सोर्सेज के बारे में, तो जैसे यहाँ पे हम लोग हिंदुज़म में बात करते हैं वेदास की, जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट माने जाते हैं। वैसे बुद्धिज़्म में जो टेक्स्ट है वो है त्रिपिटका, ठीक है। ये आप त्रिपिटका में अलग अलग है, विनय पिटका है, सुत्त पिटका है ना। तो ये यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं बुद्धिज़्म में, और 5 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के नाम ये दिए गए हैं। इसको एक बार यहाँ पे आप सभी लोग मिलकर रीड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब ये जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है बुद्धिज़्म को लेकर। अगर आप सर्च करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरियस क्वेश्चंस मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इन डिटेल से आप शेयर कर पाओगे। लेकिन वो सब क्वेश्चन का एक्सेस आपके पास में है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ नया कर लेते हैं। अब देखिए और कैसे सवाल बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है बुद्धिज़्म फाउंड किया गया था सिद्धार्थ गौतम जी के थ्रू, जिनको हम लोग बुद्धा के नाम पे जानते हैं। तो ये क्या सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें गलती क्या है? ये सभी को पता है। दूसरा, बुद्धिज़्म में जो प्राइमरी टेक्स्ट है, जो प्राइमरी टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा उसको हम वेदास बोलते हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जितने भी प्राइमरी टेक्स्ट हैं बुद्धिज़्म के अंदर में उसको त्रिपिटका बोला जाता है, वेदास नहीं बोला जाता। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं। बुद्धिज़्म जो है ये जोर देता है 4 नोबल ट्रुथ के ऊपर में और 8 फोल्ड पाथ के ऊपर में। हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अपना फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों यहीं पर अगर आपसे मेंस में कोई क्वेश्चन बनना हो तो वो किस तरीके से बनेगा, ये देखिए। सवाल ये है, डिस्कस द की टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड देयर रेलिवेंस इन द कंटेम्पररी सोसाइटी। आज के ज़माने के जो यहाँ पर सोसाइटी है, आज के ज़माने का जो समाज है, इस वाले समाज में बताइए कि जो बुद्धिज़्म की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है उनका रेलेवेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है आज की सोसाइटी में। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल 100% आते हैं। आप सर्च करोगे तो हो सकता है ऐसा ही सवाल रखा हुआ हो, बट मैं खुद से बना के दे रहा हूँ। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे होगा, क्योंकि हमें अपना आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी करनी है। तो क्वेश्चन ये है,
बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और समकालीन समाज में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अब दोस्तों यहाँ पर चर्चा करना कैसे है, ज़रा ये सुनिए। आंसर राइटिंग के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। पहले अगेन आपको इंट्रोडक्शन ही देना होगा और इस इंट्रोडक्शन के अंदर में ब्रीफली आपको थोड़ा सा बुद्धिज़्म के बारे में बताना होगा और थोड़ा सा यहाँ पर बुद्धिज़्म का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, थोड़ा सा वो समझाना होगा। ठीक है, तभी तो आगे आप बता पाओगे कि हाँ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या रोल है। तो थोड़ा सा आपने बुद्धिज़्म बता दिया, तो बुद्धिज़्म से आप यहीं पर लिंक कर दोगे बुद्धिज़्म के 4 नोबल ट्रूथ और अपने जो 8 पाथ हैं उन रास्तों को, यहाँ पर उन 8 रास्तों को मेंशन कर दोगे, है ना। तो ये कनेक्शन बैठ गया, बुद्धिज़्म हो गया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया, नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ। अब क्या है, अब बताओ भाई ये बुद्धिज़्म का इंपॉर्टेंस आज हमारी सोसाइटी के रेफरेंस में कहाँ पे स्टैंड करता है। फिर आप ये बता सकते हो कि हाँ हमारी सोसाइटी के लिए ये टीचिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। कैसे ये जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितनी भी बातें यहाँ पर हम लोगों को सिखाई गई हैं, है ना, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, ये कैसे मॉडर्न इश्यूज़ को सॉल्व कर सकती हैं। कैसे आज इंसान जो परेशान है, मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, है ना, तो उन सब चीज़ों से किस तरीके से लड़ा जा सकता है वो आप बता सकते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन में आपने समराइज़ करना होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे बताना होगा जो बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे क्या देखने को मिलेगा। सिंपल, क्लियर। चलिए आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट खबर पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी आज के न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है, मिल ही जाएगा आपको, और खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे सैंड माइनिंग के बारे में। तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन में इसको डाल देना। और इससे पहले बुद्धिज़्म वाला सभी को पता है, जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री वाले सेक्शन में डालना है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है असम मेघालय के गांव के जितने भी लोग हैं वो आपस में साथ में मिलकर खड़े हो चुके हैं एक मामले के खिलाफ। वो मामला क्या है, वो है सैंड माइनिंग का इशू। सर ये सैंड माइनिंग क्या होती है? जैसे आपने कई सारी चीज़ों की माइनिंग के बारे में सुना होगा, कोल माइनिंग सुना है ना, कोयले की खदान, वहाँ पे खनन करके गड्ढा करके कोयला निकाला जाता है ना। ऐसे बहुत सारी माइंस देखने को मिलती हैं। वैसे ही यहाँ पर सैंड माइनिंग का मतलब क्या है, गड्ढा करके रेत को निकालना। अब रेत का खनन करना, खनन करके रेत को निकालना, ये ज़्यादातर कहाँ से निकाली जाती है, नदियों से निकाली जाती हैं। लेकिन क्या नदियों से बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरीके से रेत निकालना सही है? क्या उसका एनवायरनमेंट पे असर नहीं पड़ेगा? बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। उन नदियों का जो फ्लो ऑफ स्टेट है दोस्तों वो चेंज हो जाएगा। उसके अंदर में रह रहे जो बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके जीवन के ऊपर में बुरा असर पड़ेगा। कई सारी जगह पर बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हो जाएंगे जिससे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी ऊपर आने लगेगा, तो ग्राउंड वाटर का टेबल नीचे चला जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं सैंड माइनिंग की वजह से। तो इन्हीं समस्याओं की वजह से असम और मेघालय के गांव के जितने लोग हैं वो आपस में आके इकट्ठे हो चुके हैं। इनका कहना है अब हम सैंड माइनिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि सैंड माइनिंग की वजह से नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके लिए दोस्तों जो संगठन खड़े हुए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आप देख पाओगे, जिसमें गारो स्टूडेंट यूनियन है, उसके अलावा गारो वेमेन काउंसिल है, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन है। इन सब ने मिलकर इस रैली को ज्वाइन किया है और मांग की है कि साथ में मिलकर हम काम करेंगे और इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने के ऊपर में पूरी तरह से फोकस करेंगे। अब रोकना क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस सैंड माइनिंग की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसके जीवन पे असर पड़ रहा है। जो पानी के अंदर में मछलियाँ प्रेजेंट हैं उनकी जीवन के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। नदियों का जो फ्लो ऑफ स्टेट है वो बिगड़ रहा है, सॉइल इरोजन्स हो रहे हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टन्स में पूरे ट्रक लाद दिए जाते हैं, है ना, भर लिया जाता है ये पूरा का पूरा सैंड। तो वो ट्रक्स जब निकलते हैं, ओवरलोडेड ट्रक्स जब निकलते हैं इलीगल तरीके से, तो वो रोड्स को भी पूरी तरह से डैमेज कर रहे होते हैं। तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंच रहा है आज वो रिवर डॉल्फिन के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सैंड माइनिंग हो रही है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो लेकिन नहीं रुक पा रही है। तो सैंड माइनिंग की बढ़ने की वजह से जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, और आपको पता होना चाहिए गैंगेटिक डॉल्फिन ऑलरेडी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में है ये प्रजाति, जिसको एक अधिक मात्रा में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर यही गैंगेटिक डॉल्फिन के ऊपर में एक बुरा असर पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इसी सैंड माइनिंग की वजह से। समझ गए? अब आगे आते हैं। ये तो आपने न्यूज़ आर्टिकल समझ लिया। अब इसमें से बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहीं पर नोट डाउन कर लेना, यूपीएससी ने यहाँ से मेंस में सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। सैंड माइनिंग को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार।
चलिए पहले फटाफट कुछ बेसिक से बातें जान लेते हैं। सर ये सैंड माइनिंग होता क्या है? सैंड माइनिंग का मतलब यह है कि जो भी हमारा प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जो हमारा सैंड है, जो ऊपर का रेत आप देख पा रहे हैं, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, पीछे नदी है, किस तरीके से यहाँ पर जो कह सकते हैं कि रेता है यहाँ से निकाला गया है, धीरे धीरे करके इसमें और गड्ढा करते चलेंगे, जिससे यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये पानी है वो गंदा हो जाएगा। और गंदा होने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जितने एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा जो इस नदी के बहने का जो रास्ता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। कहीं पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड वे में सैंड को निकाल रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा कर दे रहे हैं, तो ये नुकसान है। तो सैंड माइनिंग क्या है? जो नेचुरल सैंड है उसको रिमूव कर देना, उसको निकाल लेना अलग अलग पर्पज़ के लिए। अब इस रेते का इस्तेमाल यार आजकल बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसा हम देख पाते हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन यह है कि भारत में, आपसे सवाल बन सकता है, भारत में सैंड के सोर्सेज क्या क्या हैं, हमें कहाँ कहाँ से रेता मिलता है? तो सबसे पहला नदी में रेता प्रेजेंट होता है, नदियों से मिलता है। दूसरा हमारे झीलों से मिलता है ना। जितने खेत हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड हैं, वहाँ से मिलता है। जो हमारे तट वाले इलाके हैं, समुद्र के किनारे, वहाँ से रेता मिलता है। पैलियो चैनल से मिलता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड से मिलता है। लेकिन एम सैंड, ध्यान रखना, एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड आगे यूज़ हुआ है, ये बनाया जाता है सैंड, इसका कोई नुकसान नहीं है एनवायरमेंट पे। ये इस तरीके से कहीं से खुदाई करके नहीं निकाला जा रहा है। जो ग्रेनाइट वगैरह होते हैं उसको पीस के, उसको क्रश करने के बाद में ये सैंड बनता है, ये इंडस्ट्री में बनाया जाता है ना। तो ये अलग है। तो मतलब ये उपाय भी है, आप इसको कह सकते हैं सैंड माइनिंग का एक सोल्यूशन है कि अगर हमें सैंड माइनिंग रोकनी हो तो कैसे रोक सकते हैं, बता दो सर। मैन्युफैक्चरिंग सैंड का ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, इसका ज़्यादा उपयोग करिए ताकि सैंड की कमी भी ना हो और आप यहाँ पर इस तरीके का जो इशू है वो रोक लें। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड जिसकी हम बात ही कर रहे थे, जिसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिवर सैंड होती है वो नेचुरली नदियों में पाई जाती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? अब दोस्तों मैन्युफैक्चर्ड सैंड जैसे मैंने आपको बताया ये कैसे बनती है, जैसे कि जो हार्ड ग्रेनाइट वगैरह होता है उसको पूरी तरह से क्रश कर दिया जाता है। जो ग्रेनाइट के स्टोन्स होते हैं उसको क्रश कर दिया जाता है, उसका पाउडर बना दिया जाता है, और इस तरीके का यहाँ पर आपका फिर वो ब्लैक कलर का नज़र आता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ये वाला रेता नदी से निकाला गया है, ये वाला यहाँ पर बनाया गया है इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है। और काफ़ी अच्छा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए माना जाता है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो नॉर्मल सैंड का सभी प्रकार का ये काम करेगा। लेकिन एक और सवाल ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आज इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग हो रही है, जिसको रोकने के लिए लगातार बवाल चल रहा है अभी मेघालय के अंदर में, असम के अंदर में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? पहला फैक्टर है हमारे पास में प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, प्रॉपर नियम कानून नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में फ्रेमवर्क्स ना होना, यानी कि कोई प्रॉपर रूल्स ना होना, नियम ना होना, अगर हैं भी तो उसको अच्छे से लागू ना कर पाना। जब नियम है, लागू नहीं हो पा रहा है, या नियम ही नहीं है, तो किसी में डर थोड़ी होगा। तो इलीगल सैंड माइनिंग इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई नजर आएगी। वही सिमिलर केस यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आता है दूसरा फैक्टर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर में इस सैंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब आप इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कंक्रीट लगता है, उसमें आप इस सैंड का यूज़ करते हैं, तो सैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हैवी है, कहाँ से पूरी की जाएगी? तो इसका प्रेशर सारा यहीं पे नदियों वगैरह पे डाल दिया जाता है। आज हम देख पा रहे हैं तेज़ी से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सैंड की डिमांड बढ़ रही है, तो वो पूरी कहाँ से होगी? इन्हीं सभी जगह से होगी। तीसरा यहाँ पे क्या है? करप्शन एंड माफिया इन्फ्लुएंस। ये भी एक मेन कारण है इलीगल सैंड माइनिंग के पीछे का। जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो आपको देखने को मिलेगा। माफियाज यहाँ पे आ जाते हैं, इस पूरे मामले को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि यहाँ पर इलीगल माइनिंग वो लगातार करते रहें, इससे पैसा कमाते रहें। तो ये भी एक मेन रीज़न आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है लैक ऑफ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव। हाँ, इसको भी नहीं भूल सकते। सर हमारे पास में अगर हम सैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके ऑल्टरनेटिव क्या हैं? ऑल्टरनेटिव की कमी है, लेकिन ऑल्टरनेटिव है हमारे पास में एक मैन्युफैक्चर्ड सैंड। उसके अलावा ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, ये सैंड माइनिंग करंट समय पर की जाती है। ठीक, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों एक और मेन कारण है, और ये मोस्ट इंटरेस्टिंग कारण है। वो क्या है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, इसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तरीके से इम्प्लीमेंट करना। अब ये क्या मामला है, ज़रा ये सुनिएगा, मैं ये इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये EIA के बारे में आपने सुना है ना, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
आप अगर पुराने वीडियोज़ नहीं देख पाएँ तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या करता है कि भाई मान लो किसी एरिया में एक प्रोजेक्ट लगना है बड़ा। अब जब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो उससे पहले ही यहाँ पे उस एरिया में इस तरीके का असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट मतलब इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। और असेसमेंट क्या होगा कि मान लो ये प्रोजेक्ट लग गया तो क्या इस क्षेत्र पे इस प्रोजेक्ट से असर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा, अच्छा प्रभाव क्या होगा, उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखना। अगर बुरा प्रभाव ज़्यादा हो रहा है तो उसको प्रोजेक्ट को वहीं पे रोक देना। ये मेन काम होता है EIA का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस EIA को हम अच्छी तरीके से या इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में, तो इलीगल माइनिंग को ऑटोमेटिकली एक बढ़ावा मिलता रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कौन कौन से फैक्टर्स हैं इलीगल सैंड माइनिंग के पीछे के, वो आपको बता दिया। सैंड माइनिंग होती क्या है वो आपको पता चल गया। लास्ट में सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे अगर हम सैंड माइनिंग को नहीं रोक पाए, लगातार होती रहेगी तो वो आपको पता ही चल चुका है कि इससे हमारे हैबिटेट को बहुत बुरा नुकसान पहुंचेगा। सॉइल इरोजन होगा, रिवर में पोल्यूशन होगा, एक्वेटिक एनिमल्स की जान जाने लगेगी, है ना। ये सब कुछ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, दोबारा से रिपीट होगा ये ना। क्वेश्चन ये है कि हमने क्या कोई भी कदम नहीं उठाया, मतलब कुछ भी नहीं किया सैंड माइनिंग को रोकने के लिए? ऐसा नहीं है, हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है। प्रॉब्लम यही है ना, कानून हर चीज़ को लेकर है, इम्प्लीमेंट करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास में, जो यहाँ पे लॉ है उसको देखिए, वो है MMDR एक्ट। इसको बोलते हैं माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। 1957 का ये कानून है। और इस कानून के तहत सैंड को एज अ माइनर मिनरल क्लासीफाई किया गया है। एक होता है मेजर मिनरल्स और एक होता है माइनर मिनरल। तो माइनर मिनरल में सैंड को रखा गया है, इस एक्ट में यहाँ पे कवर किया गया है। और इसी के तहत यहाँ पर यही एक्ट पावर देता है, इसी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 क्लॉज E क्या बोलता है कि जितनी भी इलीगल माइनिंग होगी उसको यहाँ पर रोकने का काम करेंगे। गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से लॉज लागू करेगी ताकि जितने भी ये अवैध तरीके की प्रैक्टिसेस है इसको रोका जा सके। और दोस्तों इसी MMDR एक्ट के अंदर में सन 1923 यानी कि पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2023 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। और अमेंडमेंट करके क्या आया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट करके यहाँ पर हमने एक नया लॉ को प्रस्तुत किया। यह पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया ताकि ये 1957 वाले में चेंजेस किया जा सके, क्योंकि इसी वजह से तो इसमें अमेंडमेंट वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। अमेंडमेंट मतलब होता क्या है, पुराने वाले कानून में बदलाव करना, उसमें चेंजेस करना। तो वही काम यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली किया गया है 2023 में, ताकि इन सब चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब देखिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई, आप सोच रहे होंगे बहुत डिटेल से सर डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि UPSC को ज़रूरत ही कॉम्प्रहेंसिवनेस की है। आपको एनालिसिस करना है कॉम्प्रहेंसिव वे में ही करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो काम का ना हो, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा भी होना चाहिए ना, जिससे क्वेश्चन बन रहे हो, पहले पूछे गए हो, या नए क्वेश्चंस की संभावनाएं हैं, सिलेबस से लिंक हो रहा हो, ऐसे टॉपिक को चूज़ करना है। तो सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूज़पेपर से आर्टिकल कंटेंट को सेलेक्ट करना भी एक आर्ट है, और वो आएगी आपको सिलेबस को पढ़ने के बाद। अब देखिए 2019 का यहाँ पे आपके सामने यह प्रश्न है UPSC का। क्वेश्चन क्या है, सवाल यह है कि कोस्टल सैंड माइनिंग, चाहे वो लीगल हो या वो इलीगल हो, लेकिन वो आज हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरा है। तो आप इसके बारे में ये बताइए कि जो सैंड माइनिंग है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है भारत के तटीय वाले इलाकों पर। कुछ एग्जाम्पल्स देके इसके बारे में समझाइए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से यहाँ पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए उत्तर देना, बाकी यहाँ पर कहाँ देना है वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल सितंबर 2023 वाले महीने में हमने अपना एक इम्पॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया। पिछला साल हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी था। पिछला ही साल वो था जब भारत चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाता है। हम चांद के साउथ पोल पर जाते हैं और साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बनता है। लेकिन उसी के साथ दोस्तों चंद्रयान जैसे सक्सेसफुल हुआ उसके कुछ समय बाद हमने आदित्य L1 भेजा। आदित्य L1 यानी कि सूर्य की स्टडी करने के लिए, सूरज की स्टडी करने के लिए, सूरज को आदित्य भी बोलते हैं। तो आदित्य L1 नाम का यहाँ पर मिशन हम लोगों ने भेजा। अब वो मिशन भी अपना काम कर रहा है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस मिशन में कई सारे प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको लगाया था। उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है VELC, दैट इज़ विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये क्या करेगा,
ये हमारे सूर्य के अंदर से जो निकल रही गर्मी है जिसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, उसको यहाँ पर स्टडी करने का काम करेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर ये उसको स्टडी कर रहा है। तो कुछ डेटा अभी पब्लिश होगा कुछ समय बाद, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन होता है हमारे इस सूर्य के अंदर में। बहुत सारा कोरल मास इजेक्शन, इस तरीके की जो गर्मी है वो भभक कर निकलती है। उसको स्टडी करके हमें सूर्य के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। लेकिन कई सारी डेटा हमारे को ऑलरेडी मिल चुका है इस आदित्य L1 के माध्यम से, क्योंकि लॉन्च तो हमने इसको पिछले साल सितंबर 2023 में ही कर दिया था। तो अभी कुछ नई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे सामने आने वाली हैं। तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे पब्लिश की जाएंगी, बताया जा रहा है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल एड्रेस में डिटेल्स पब्लिश होंगी, तो वो भी यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो ये जो स्टडी है, इस स्टडी का रिजल्ट क्या है कि हम सूर्य के बारे में जान सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे सूर्य का जो प्लाज्मा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा गर्म है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, कहीं पर इतनी एनर्जी नहीं है। तो इसके बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस स्टडी को हम कर पा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट भेजा था VELC जो इस मास इजेक्शन की स्टडी करेगा, वो कर पाया है काम। इसी को लेकर यहाँ पर यह आर्टिकल पब्लिश किया गया। अब एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आदित्य L1 एग्जैक्टली है क्या। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। इसरो का एक इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि सूर्य पर भेजा गया। इसमें हम लोगों ने एक रॉकेट यूज़ किया था, PSLV रॉकेट, जिसके माध्यम से ये मिशन दोस्तों लॉन्च किया गया। आदित्य L1 ये पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन होने वाला है जो सूर्य की कंप्लीट स्टडी करेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर आप आदित्य बोल दो तो ठीक है, लेकिन बार बार आप आदित्य L1 क्यों बोल रहे हैं? L1 से क्या लेने देना है? L1 मतलब है दोस्तों लैग्रेंज पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिससे एक बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। फ़ोटो कहाँ है? ये है, देखिए, ये हमारा है सन और ये है हमारी यहाँ पे अर्थ। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के पास में इस तरीके के 5 पॉइंट्स होते हैं, L5 पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स। L2 कहाँ होता है? L2 यहाँ पे पृथ्वी से इधर की साइड में होगा, और L1 जो है दोस्तों यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ठीक है, तो इसी L1 पॉइंट पे हमने आदित्य L1 को भेजा है, जो कि इस पॉइंट से रुकने के बाद में वो हमारे सूर्य की प्रॉपर तरीके से स्टडी करेगा। अब आप कहोगे सर इसकी बजाय हम यहाँ भी तो भेज सकते थे, पीछे से या कहीं से, यह पास पड़ता, या यहाँ पे टेलीस्कोप भी है हमारा, तो आराम से यहाँ पे काम हो सकता था। तो देखो हमारा रीज़न यह है कि यहाँ पे अगर हम आसपास अगर भेजेंगे या पीछे रखेंगे, पीछे से स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे बार बार जो चंद्रमा है वो भी चक्कर मार रहा है हमारे पृथ्वी का, है ना। तो चंद्रमा भी चक्कर मार रहा है, बीच में और भी कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी देखने को मिलेंगे। तो हमने उसको आदित्य L1 को ऐसी जगह पे ला के रखा है इस L1 पॉइंट पर जहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। हम सूर्य की बिना डिस्टरबेंस के स्टडी करते रहेंगे, है ना। अब स्टडी में हमारा मेन पर्पस क्या क्या है करना, तो ये ज़रा सुनिए। तो ये सन का आपका पूरा एनाटॉमी देखने को मिलेगा, जिसमें अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है कोरोनल मास इजेक्शन। वो क्या है? ये फ्लेयर्स आप देख रहे हैं जो नीचे निकल रही है सूर्य की, इसी को बोला जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। इस सूर्य का ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है कोरोना। अंदर का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा जो है वो कहलाता है कोर, जहाँ से सूर्य अपनी एनर्जी को जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? इसमें एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसके माध्यम से यहाँ पर ये सभी एनर्जी जनरेट होती है। समझ गए? बाकी ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर सन स्पॉट होते हैं सूर्य के ऊपर में। तो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, और इसी स्टडी के दौरान आपको पता है जो आदित्य L1 मिशन भेजा गया था उसमें कई सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे जिसका काम अलग अलग था। कोई यहाँ पर कोरोना का स्टडी करेगा, कोई कोरोनल मास इजेक्शन का स्टडी करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग काम सौंपते हुए हमने ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं आप ज़रा दोस्तों यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पहला है VELC, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसका मेन काम क्या है? कोरोनल वगैरह को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना। फिर SUIT नाम का आपको देखने को मिलेगा, क्रोमोस्फेयर की स्टडी करना। फिर SOLEX आपको देखने को मिलेगा, है ना, सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर HL1OS देखने को मिल जाएगा, ASPEX, PAPA, MAG। इस तरीके के इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया, जिनका मेन काम क्या क्या है। किसी का काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, किसी का काम है सोलर विंड को स्टडी करना, है ना। ये सब आपको दिख रहा होगा। अब ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ये मैंने एक फ़ोटो में आपको समझा दिया। क्रोमोस्फेयर की स्टडी करना, तो क्रोमोस्फेयर आपका ये वाला हिस्सा होता है ना।
उसके अलावा फ्लेयर्स आपको ये देखने को मिलेंगे, जो सूर्य से नीचे गिर रहे हैं, आग निकल रही है, वो यहाँ पर आपके फ्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। सोलर विंड्स की बात करेंगे तो इसके आसपास की जो यहाँ पर विंड्स है वो सोलर विंड्स है, उसको स्टडी करना, कितनी एनर्जी है, क्या इम्पैक्ट डालती है पृथ्वी के ऊपर में, ये सब स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन को भेजा गया था। L1 पॉइंट पे इस वजह से L1 बोल देते हैं। बाकी इस तरीके के आपके L करके 5 पॉइंट्स आते हैं। इन पाँचों पॉइंट्स के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शेयर की गई है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगर हम ये सब कर भी लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? जानकारी निकाल भी लेंगे, सन को एक्सप्लोर कर लेंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? जैसा चल रहा है वैसे तो चलती रहेंगी चीज़ें। तो दोस्तों इंपॉर्टेंस समझिए। इंपॉर्टेंस यह है कि जैसे ही हमें सूर्य के बारे में पता चलेगा, हमें सोलर सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो मेन सेंटर है पूरे के पूरे सौरमंडल का। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं। हम सन को स्टडी करेंगे, इससे हमारा पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है इसकी स्टडी को लेकर नई नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में मिलती चली जाएगी। और साइंस जैसे कि इवॉल्व हो रही है तो नई नई जानकारी हमें हमेशा मिलती चली जा रही है। उसके अलावा सबसे बड़ा रोल क्या होगा इसका? सोलर वेदर प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। यानी कि अगर हम सूर्य को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं तो सोलर में हो रही जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सोलर फ्लेयर आ रही हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, जो अभी सब मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ये हमारे पृथ्वी के एनवायरनमेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। उसके अलावा किस तरीके से यहाँ पे सैटेलाइट्स को ये इम्पैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। इन सब चीज़ों को समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है सन को एक्सप्लोर करने का। आदित्य L1 का इंपॉर्टेंस है। सोलर फिजिक्स में दोस्तों हम लोग और ज़्यादा एडवांस होते हुए नजर आएंगे। हम समझ पाएंगे ये सूर्य का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैसे वर्क करता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को समझ पाएंगे, जो इसमें यहाँ पे गर्मी है, हीट मैकेनिज्म है, इसको समझ पाएंगे। एनर्जी रिसर्चेस यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि सन एक नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर है जिसमें यहाँ पर ये रिएक्शंस होती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक नई जानकारी हमको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। समझ गए? जितनी भी सोलर रेडिएशंस हैं या सोलर से निकल रही सोलर विंड्स हैं, वो हमारे सैटेलाइट्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, वो यहाँ पर जानकारी हमको मिलती हुई नजर आएगी। तो ये है यहाँ पर आदित्य L1 का मेन पर्पस। बाकी सूर्य के बारे में कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं, वो फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे सूर्य में इतना बड़ा साइज़ है कि उसका 13 लाख पृथ्वियाँ उसमें समा सकती हैं, ये एक फैक्ट है। ऐसे आपको ढेरों फैक्ट यहाँ पे मिलेंगे, चाहो तो रीड कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अब अगली खबर में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बस खाली यही बोला जा रहा है कि अभी के समय पर एक प्लानिंग चल रही है। जो हमारे पास में Su-30 MKI जेट्स हैं, ये जेट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे फ़ोटो के अंदर में, इस जेट को यहाँ पर मॉडिफाई किया जा रहा है या रिपेयरमेंट करने के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। ये जो जेट है हमने रशिया से परचेज़ किए थे, Su-30 MKI जेट्स, और लगातार यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली ये बोला है कि लगभग आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर में लगभग 84 जेट्स को अपडेट किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा, और ये इंडियन एयरफोर्स करने वाली है हमारे IIT जो बॉम्बे है उसकी मदद से। इसमें नए नए मेंटेनेंस सॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, वो इसमें डिस्कस किया जा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको यहाँ पर आप एज इट इज़ स्किप कर सकते हैं। ये कुछ पहले ही मैं शेयर कर चुका हूँ कि भाई हाँ, इंडियन एयरफोर्स का जो इंपॉर्टेंस वगैरह है ये पहले भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल के लिए एक काम की खबर पर आते हैं। तो यहाँ पे आता है दोस्तों आज का हमारा एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में आज कुछ ज़्यादा खास एडिटोरियल नहीं है, बस खाली एक एडिटोरियल है इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर। वो भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि दोनों देशों के बीच में मछुआरों वाला विवाद है क्या। दूसरा एडिटोरियल यहाँ पे आज आपके स्क्रीन पर है, जो राजीव अग्रवाल साहब ने लिखा है। ये बात करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में कि किस प्रकार से जो ब्रिक्स समिट है वो भारत और ईरान के जो रिलेशंस है उसको बूस्ट कर रहा है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। चलिए, क्योंकि अभी आर्टिकल आपको क्लियरली दिख भी नहीं रहा होगा, है ना, तो आइए मैं आपको बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन तोड़ कर अच्छे से समझाता हूँ किस तरीके से लिखना है, नोट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह कुछ लिखनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मैटर। तो दोस्तों, रिसेंटली आपको पता है 16वां ब्रिक्स समिट होता है। ये समिट हुआ 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में। कहाँ पे हुआ? रशिया के कजान शहर में ये पूरा का पूरा समिट हुआ, जहाँ पे PM मोदी गए, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे थे ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रशिया में पूरा ये ब्रिक्स समिट होता है। तो इसी दौरान दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि PM मोदी कई सारे कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ में अलग से भी मीटिंग करते हैं, उनके साथ में डिस्कशंस करते हैं। तो वही सिमिलर केस यहाँ पर भी नज़र आया। हुआ ये कि भारत और ईरान के बीच में भी साइडलाइन मीटिंग हुई,
और भारत ईरान की जब बात करते हैं तो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है दोनों देशों का। दोनों देश लंबे समय से एक सिविलाइजेशन फ्रेंड्स हैं। इनकी पार्टनरशिप बहुत मजबूत है। भले ही यहाँ पर आज हमारे पास में वॉर को लेकर बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है ईरान और इजराइल दोनों आपस में डिस्प्यूट वे में भिड़े हुए हैं, एक वॉर वाले सिनेरियो में प्रेजेंट हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया के संबंध ईरान के साथ में भी अच्छे हैं और इजराइल के साथ में भी अच्छे हैं, लेकिन उसको भारत मेंटेन करके चल रहा है, जैसे हमने रशिया यूक्रेन के साथ में किया, रशिया यूएस के साथ में किया। इस वजह से आज के समय पर यहाँ पर इंडिया की जो यहाँ पे फॉरेन जियोपॉलिटिक्स है, इसकी ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है कि किस तरीके से हम रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, भले यहाँ पर आपस में कंट्रीज वॉर में भिड़ी हुई हैं। समझ गए? तो इस मामले में अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से गाज़ा पट्टी पे यहाँ पे वॉर हो रहा है, गाज़ा पट्टी को लेकर युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एक नया अटैक होने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कभी भी रिपोर्ट्स लीक हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं कि एक बड़ा अटैक होगा ईरान पर, एक बड़ा अटैक होगा इजराइल पर। तो इस जगह पर दोस्तों जो इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर सीज़ फायर को सपोर्ट किया। भारत यहाँ पे बोलता है कि देखो यहाँ पे हम चाहते हैं आप शांति बना के रखें और जितना जल्दी हो सके डी एस्केलेशन कर लें। इंडिया इसी चीज़ को सपोर्ट करता है। भारत कहता है कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, शांतिपूर्वक मामले को निपटा लिया जाए और आपस में यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट एंड कर दी जाए, जिससे यहाँ पर ना कोई नुकसान होगा, ना किसी की जान जाएगी और ना ही यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ना ही कोई वॉर का सिनेरियो क्रिएट होगा। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ईरान देख रहा है कि हाँ इंडिया एक सोल्यूशन चाहता है। फिर बात यहाँ पर आती है कुछ और पोटेंशियल की, क्योंकि जो ये ब्रिक्स का समिट हुआ इसके साइड में ही पीएम मोदी और साथ ही साथ में यहाँ पर जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मसूद, इनके साथ में भी अलग से मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे दोनों देशों ने अपनी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इस संबंध की जो मजबूती है, उस मजबूती की तारीफ की है। इवन यहाँ पर जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर अप्रिशिएट भी करते हैं कि इंडिया किस तरीके से दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट में भी यहाँ पर भारत लगातार बात कर रहा है कि इस मामले को सुलझाया जाए और शांतिपूर्वक इस मामले को निपटाया जाए। तो यहाँ पर इंडिया का जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, उसको यहाँ पर ईरान आज के समय पर समझ रहा है। और ईरान ये भी कह रहा है, ईरान इसको एक्सेप्ट भी करता है कि साल 2023 में इंडिया ही वो देश था जिसने ईरान को एक नए ग्रुप में एंट्री दिलवाई, क्योंकि ऐसा सिनेरियो जहाँ पे ईरान और यूएस के रिलेशंस पूरी तरह से तबाह हैं, ख़त्म हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ईरान को उस दौरान पे एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में एज अ न्यू मेंबर ऐड करना। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ में ईरान नया मेंबर बना है ना। फिर ब्रिक्स में भी यहाँ पर अब ईरान एक नया मेंबर बन गया, क्योंकि अभी ब्रिक्स का जो समिट हुआ था इसमें ईरान भी प्रेजेंट था। पिछले साल ही हम लोगों ने ईरान को इन्विटेशन दिया था कि आके ज्वाइन कर लो, ईरान ने ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पर इंडिया का एक रोल था। ईरान इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भारत ईरान को लेकर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो दोनों साइड्स मिलकर आपस में कई सारी चीज़ को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं। चाबहार पोर्ट के बारे में बातचीत कर चुके हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं। अब चाबहार पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो ईरान में है, लेकिन उसका एक्सेस अभी कुछ समय पहले ही ईरान ने हमको दे दिया था। तो आने वाले 10 साल तक यहाँ पे मान लो चाबहार पोर्ट यहीं कहीं है, तो इंडिया के पास में उस चाबहार पोर्ट का एक्सेस है। और जो हम लोग बात कर रहे हैं आईएनएसटीसी कॉरिडोर की, जिसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी वर्ल्ड में नॉर्थ वाले पोर्शन को साउथ वाले पोर्शन से जोड़ने का काम करता है ये पर्टिकुलर कॉरिडोर। एक नया ऑप्शन है जो भारत को सीधा रशिया के साथ में जोड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे मुंबई या गुजरात का कोई पोर्ट है, उस पोर्ट को हम सीधा ईरान के इस पोर्ट से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे लैंड के जरिए दोस्तों रशिया से सीधा रशिया तक सामान जा सकता है। रशिया ने पिछले कुछ समय पर कोयला जो है वो यहाँ से भेजा भी है इस रास्ते के जरिए, पता होगा आपको। बाकी अगर हम आगे से घूम के भी आना चाहें तो यहीं से सीधा हमें पूरे यूरोप की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इतना ही नहीं, पूरा मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए हम वापस आ सकते हैं। तो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलती है इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से। लेकिन मान लो अगर हमारे ईरान के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं हुए तो क्या ये कॉरिडोर संभव होगा? नहीं होगा। ईरान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ईरान को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, एक सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस तरीके का ये एक रिलेशन मेंटेन हुआ है। चाबहार पोर्ट और आईएनएसटीसी आपको समझ में आ गया। तो ईरान का जो महत्व है भारत के लिए वो बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया, और चाबहार पोर्ट से भी कई गुना ज़्यादा है। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जिसमें भरपूर मात्रा में कच्चा तेल और नेचुरल गैस प्रेजेंट है। ईरान का जो टोटल ऑयल रिजर्व्स है, यहाँ पे जो ऑयल के भंडार हैं
वो लगभग 209 बिलियन बैरल्स के आसपास जा चुके हैं। नेचुरल गैस की बात करेंगे वो तो 33,988 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास जा चुका है। तो ये ऑयल की ज़रूरत है हमें, नेचुरल गैस की ज़रूरत तो हमें सबसे ज़्यादा है, ऑयल की ज़रूरत हमारे को सबसे ज़्यादा है ना। तो ऑयल आज के समय पर ईरान एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ईरान से हम यहाँ पे ऑयल वगैरह परचेस कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। अमेरिका कहता है कि भाई ईरान से ऑयल परचेज नहीं करना है, ठीक है। तो जो कंट्री करेगा उस पर सैंक्शन लगा देंगे। तो इंडिया ने धीरे धीरे करके यहाँ पर परचेस करना बंद कर दिया। लेकिन एक समय हुआ करता था जब हम लोग यहाँ पर ईरान से बहुत सारा कच्चा तेल परचेज किया करते थे, वो भी सस्ता। तो ईरान का क्रूड प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। आज भी 2024 में इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। आज भी इनका प्रोडक्शन 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से जा चुका है। तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑयल रिजर्व्स के मामले में अच्छा देश है। आगे मान लो संबंध सुधरते भी हैं या जियोपॉलिटिक्स में कोई बदलाव आता है तो हमें रिलेशंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ईरान हमको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। जियोपॉलिटिक्स में हर एक चीज़ देखनी होगी। उसके बाद में ईरान आज के समय पर एक अच्छा पार्टनरशिप के लिए बढ़िया ऑप्शन है। जब बात करते हैं चाबार पोर्ट की, तो चाबार पोर्ट केवल रशिया तक जोड़ने के लिए नहीं है। अगर आप चाबार पोर्ट को एनालाइज करोगे सर, तो यहाँ से हम लोग एक रेलवे लाइन निकाल सकते हैं। एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। रेलवे लाइन निकलती है यहाँ पे, मान लो चाबार पोर्ट है, इससे जायदान रेलवे लाइन आपको देखने को मिलेगा जो सीधा कह सकते हैं ऊपर मान लो अफगानिस्तान तक जाएगा। फिर अफगानिस्तान से सीधा हम ऊपर जा सकते हैं सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ के पास में। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। इनके साथ में व्यापार को एक अच्छा बढ़ावा मिल सकता है। तो वही तो बोला गया कि भाई यहाँ पर जो चाबार पोर्ट है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक रोड लिंक जा सकती है जायदान से जरंज तक अफगानिस्तान में। फिर उससे सीधा यहाँ पर इंडिया की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में हो जाएगी, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब देशों के साथ में। तो एनर्जी सप्लाई आने वाले समय की एक बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में चेंजेस आएंगे। तो एक नई पॉसिबिलिटी कभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 2019 से पहले वो समय था जब ईरान अकेला, आप इमेजिन करो, एक समय वो था जब ईरान अकेला भारत का जो कच्चे तेल की ज़रूरत है 12% हमारी ज़रूरत को ईरान अकेला पूरा कर रहा था, अकेला। लेकिन वही अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से हमें व्यापार इससे बंद करना पड़ा। तो आगे अगर कोई इशू सही होते हैं तो यहाँ पर वापस से हमारे पास में एक बेटर ऑप्शन क्रिएट होगा। जैसे आज हमें रशिया का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है क्रूड ऑयल के मामले में। समझ गए इस बात को। बाकी चाबार पोर्ट का रास्ता मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ये चाबार पोर्ट है, इससे हम ऊपर तक जा सकते हैं सीधा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हमें एक प्रॉपर एक्सेस मिल सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर एक पाइपलाइन की लेकर डिस्कशन हुआ था। लगभग 1993 में एक डिस्कशन चल रहा था कि भाई भारत, ओमान और इंडिया, ठीक है, भारत ईरान, ओमान और इंडिया, मैं भारत ओमान कह रहा हूँ, ताकि यहाँ पर क्या है, ईरान और ओमान से पानी के अंदर से एक पाइपलाइन निकाली जाएगी और सीधा यहाँ पर इंडिया तक जोड़ी जाएगी। इन तीन देशों को, ईरान, ओमान और इंडिया को जोड़ेगा यहाँ पर एक पाइपलाइन। इसको लेकर डिस्कशन चला था आज से बहुत समय पहले, लेकिन वो डिस्कशन आज तक चल ही रहा है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बीच में वही रिलेशंस वगैरह खराब हुए यूएसए के साथ में, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ईरान और ओमान दोनों ही देशों ने मिलकर अग्री कर लिया था कि हाँ, हम समुद्र के अंदर से गैस पाइपलाइन निकालेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैरीटाइम बॉर्डर के तहत इस गैस पाइपलाइन को सीधा एक्सपैंड करेंगे भारत तक। एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी आगे ही बात होगी, अभी तो कोई बातचीत हो नहीं रही है इसके ऊपर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ईरान के साथ में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो हमारा बहुत ज़्यादा करीबी हो गया है, क्योंकि दोनों देशों ने मिलकर साल 2001 में ही डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया था, है ना। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ का सैंक्शन लगे, उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा बढ़ावा हो नहीं पाया। लेकिन आज हम जो देख पा रहे हैं वो हमारे लिए एक नया अवसर की तरह दिखाई दे रहा है। हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ यहाँ पर ईरान है। रशिया ईरान एक साथ खड़े हो चुके हैं, है ना। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो इजराइल और अमेरिका एक साइड खड़ा हो चुका है। तो इजराइल अमेरिका एक तरफ है, रशिया ईरान एक तरफ है। रशिया पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि ईरान बहुत ज़्यादा चीपर ड्रोन्स बनाता है, सस्ते ड्रोन्स बनाता है, और वही सस्ते ड्रोन बना के इन्होंने अभी रशिया को दिए ताकि रशिया यहाँ पर उन ड्रोन का इस्तेमाल कर सके यूक्रेन वॉर में। ऐसा हुआ तो इंडिया भी यहाँ पर यही कर सकता है, क्योंकि आज भारत को भी सबसे बड़ा टेरर थ्रेट क्या है, आतंकवादी खतरा किससे है, पाकिस्तान से है।
तो हम इतने ज़्यादा हैवी वेपन्स क्यों यूज़ करें? हम ये यहाँ पर ये चीपर ड्रोन बना सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर ईरान के पास में ऑलरेडी ये मॉडर्न वेपन्स हैं। ईरान के पास में शॉर्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सस्ती सस्ती मिसाइल्स हैं, हाइड्रोसोनिक मिसाइल्स हैं, चीपर ड्रोन्स हैं, आर्म्ड ड्रोन्स हैं, जो कि ये रशिया को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के पास में हैवी बॉम्ब्स हैं, हैवी वेपन्स हैं। वो सोच रहा है क्या मैं हैवी वेपन यूज़ करूँ, इससे अच्छा यहाँ पर सस्ता चीपर मंगा के उसका यूज़ करते हैं। तो वही पॉसिबिलिटी दोस्तों इंडिया के साथ में भी है कि इंडिया ईरान के साथ में इंटेलिजेंस शेयर मैकेनिज्म के माध्यम से साथ में मिलकर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार के ड्रोन्स वगैरह ले सकता है, जिससे हमें एक प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और हम यहाँ पर अपने पड़ोसी देशों से अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित कर पाएंगे, और ज़्यादा उसके लिए हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ईरान और इंडिया दोनों बहुत सारी चीज़ें साथ में मिलकर कम कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इजराइल के साथ में अभी के समय पर यह भिड़ा हुआ है ईरान। तो हमारे थोड़ा चैलेंज आता है कि दोनों कंट्रीज़ में से किसको देखा जाए। लेकिन यहीं पे हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसा कुछ ना हो ईरान और इंडिया के बीच में जिससे इनके संबंध खराब हों। कहोगे ऐसा क्यों, अभी तक तो सब कुछ अच्छा बोल रहे थे, अब एकदम से गलत क्यों बोल दिया? रीज़न यहाँ पर यह है कि एक अचानक से बड़ा अजीब सा कमेंट आता है ईरान की साइड से। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, बेसिकली यहाँ पर इनकी ही चलती है, इनका एक स्टेटमेंट आया, आपको याद होगा कि भाई इंडिया के अंदर में जो मुस्लिम्स हैं वो गाज़ा पट्टी पे जितने मुस्लिम्स रह रहे हैं, जैसा गाज़ा पट्टी में मुस्लिम्स की सफरिंग्स हैं वैसे ही इंडिया में भी हो रही है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने 16 सितंबर को, इसी साल की बात है भाई, कंपेयर करते हुए ये बोला इंडियन मुस्लिम्स के साथ भी यही हो रहा है जैसा गाज़ा पट्टी में हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट होंगे तो यहाँ पे दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप ख़राब होंगे, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने तुरंत इसका जवाब दिया कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुरंत यहाँ पे कड़ा एकदम जवाब देना पड़ा इनको। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे तो रिलेशंस इम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भविष्य में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, उनको ग्रैब करने के ऊपर में हमें पूरी तरह से फोकस करना है। बस ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इस एडिटोरियल को आप लिख सकते हैं। ये सब कुछ मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ईरान इंडिया के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए। फिर एक आर्टिकल ये भी है, अब देखो ये भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, भारत और श्रीलंका के संबंध, स्पेशली फिशरमैन डिस्प्यूट, मछुआरों को लेकर जो विवाद है, ये डिटेल आपने देखा होगा, है ना। तो उसको लेकर डिस्कशन करना चाहिए, वो इस आर्टिकल में प्रेजेंट है। तो रिपीटेड टॉपिक है, तो पॉसिबल हुआ तो इसका लिंक मैं डलवा दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर आपका ट्यूबरक्लोसिस का आर्टिकल है, बेसिकली एक डेटा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये चार्ट शो करता है कि ट्यूबरक्लोसिस के जो बर्डन है वो लगातार किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। भारत में अभी भी टीबी की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जबकि यहाँ पर इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान में टीबी की प्रॉब्लम कम है ना। हालांकि टीबी से होने वाली मृत्यु के अंदर में गिरावट देखने को मिली है, वो दिखाया गया। लेकिन टीबी से जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो महिलाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, इस वाले चार्ट में ये दिखाया जाता है। अब टीबी होने के पीछे का कारण क्या है? ट्यूबरक्लोसिस जो सबसे ज़्यादा हो रहा है लोगों में, वो अच्छा खाना ना मिलने की वजह से, अंडर न्यूट्रिशन एक कारण है। बाकी डायबिटीज़, स्मोकिंग या शराब का इस्तेमाल करना, ये भी यहाँ पर कुछ मेजर कारण बन रहे हैं। फिर एक आर्टिकल ये भी है जो हमारे आज के न्यूज़पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में प्रेजेंट है। क्या बात हो रही है यहाँ पे? बोला जा रहा है व्हाट आर दी मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सिटीज़। कुछ नहीं है, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है दुनिया भर का जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, दुनिया भर में जो शहरीकरण हो रहा है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। और आज भी दोस्तों भारत के शहर यही सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। भारत के शहरों को क्या फेस करना पड़ रहा है, आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहला मेन चैलेंज इंडिया के लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो है शहरीकरण। लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। लेकिन शहरीकरण होने के साथ साथ उस शहर में कैसे लोगों की प्लानिंग की जाएगी, वो प्लानिंग नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? कैसे उतने लोगों का मैनेजमेंट किया जाएगा उस एरिया में, वो नहीं हो रहा है। अब लोग और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज जैसा इशू हो रहा है। अर्बन हीट आइलैंड का नाम आपने सुना होगा। इसमें क्या हो रहा है, जितने भी कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे शहर में, बिल्डिंग्स वगैरह बढ़ेंगे, तो उन बिल्डिंग की वजह से जितनी धूप की गर्मी होगी वो सब गर्मी इन्हीं कंक्रीट के अंदर में ट्रैप होती चली जाएगी। वो गर्मी को निकलने का चांस नहीं मिल पा रहा है। अगर हरी भरी घास होती, हरियाली होती, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसमें एब्जॉर्ब हो जाती। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर यही आ रही है ना कि भाई और ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ माइग्रेशन और मैसिव हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि हर एक को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही हो। बहुत सारी असमानताएं दोस्तों वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। किसी के पास में बहुत कुछ है शहर के में, और किसी के पास में कुछ भी नहीं है, ऐसा भी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो करंट समय पर
इंडिया में स्पेशली जो शहर हैं वो फेस कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। अर्बन चैलेंजेस में ये सब कुछ चीज़ें आती हैं, बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी इसमें ऐसा शेयर नहीं किया गया है। दैट इज़ वाई छोड़ दो। बाकी कल हमने डिस्कस किया था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में, याद है ना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कुछ एलिफेंट्स यहाँ पर उन मृत पाए गए। लगभग 10 एलिफेंट्स की जान जा चुकी है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि वो जो एलिफेंट्स की जान गई है, बताया जा रहा है कि उन एलिफेंट्स ने बहुत ज़्यादा मात्रा में कोडो मिलेट खा लिया था। क्या? कोडो मिलेट का कंजम्पशन कर लिया था, इस वजह से यहाँ पर उनकी जान गई है, ऐसा कुछ यहाँ पर डिटेल्स हमको बताती हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा। ये वाला आर्टिकल आपके कल के लिए है, कल हम इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर में कुछ रिसर्चेस चाहिए होती है। अब जैसे आज का डिस्कशन बहुत हैवी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सा रहा है, तो ये आर्टिकल भी काम का ही है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर डिटेल्स। क्योंकि अगर मैं डिटेल्स ना दूँ आपको और ऐसे ही पढ़ाकर चले जाऊँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे ये वाली जो डिटेल्स हैं, इसमें कोई खास डिटेल नहीं है, तो ये यहाँ पर हमारे काम का भी नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा काम का है, जिसमें हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, क्या उसको लेकर नियम है वो समझा सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ में कल प्रॉपर तथ्यों के साथ में कवर करने वाला हूँ। चलिए, बाकी आते हैं आज के हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ, जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ दोनों में से कौन सा सही है। पहला, जो इंडिया का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसको CERT-IN के नाम से जानते हैं, क्या इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना? भाई इसका काम थोड़ी है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम तो TRAI का है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। वो करता है इस दूरसंचार विभाग को कंट्रोल। इसका काम जो CERT का मेन काम क्या है? साइबर सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ को ही देखना, साइबर अटैक के मामले को देखना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। बट दूसरा क्या बोलता है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, इसको लॉन्च किया गया है ताकि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बढ़ाया जा सके। हाँ, ये सही बात है। देश में जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर सेंटर लॉन्च किया गया। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। रीजंस मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था मैप का। क्या बोला गया था कि एक मंदिर को मैप में देखना है जिसका नाम है सिमाचलम टेम्पल। तो सिमाचलम टेम्पल कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में प्रेजेंट है। इस मंदिर को हम वरहा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? ये इंडिया का मैप है। चलिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कई सारे स्टेट्स जो कि बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है एंड तमिलनाडु है। इधर यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल भी देखने को मिलेगा। इसी आंध्र प्रदेश में हमें विशाखापट्टनम को देखना है, तो इस मैप को दोस्तों इधर करके देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा विशाखापट्टनम। यहीं पर ये मंदिर प्रेजेंट है। ठीक है, इस मंदिर को लेकर ये कुछ बेसिक डिटेल दी गई हैं, आर्किटेक्चर वगैरह। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कलिंगा आर्किटेक्चर, और जो यहाँ पे हमारा द्रविडियन आर्किटेक्चर है, इसको मिलाकर इस मंदिर को तैयार किया गया है। तो द्रविडियन आर्किटेक्चर में क्या होता है? आगे मेन एंट्रेंस होता है, गोपुरम जिसको बोलते हैं, फिर मंडप यानी हॉल होता है, फिर यहाँ पर इस मंदिर का मेन स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो मेन देवता की फ़ोटो होती है या स्टैचू होता है जिसको बोलते हैं गर्भगृह या सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं, ये वाला हिस्सा विमान कहलाता है। ऊपर यहाँ पर आपका शिखर होता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कलिंगा आर्किटेक्चर। इसमें भी यहाँ पर आपका एक आगे जो है मेन द्वार देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर हॉल्स देखने को मिलेंगे, गर्भगृह देखने को मिलेगा, फिर ये ऊपर का श्राइन देखने को मिलेगा। तो दोनों आर्किटेक्चर्स को कंबाइन करके यहाँ पर इस वाले टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। दैट्स इट। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।